इस पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनी हैं जो कि छोटे एयरक्राफ्ट बनाते हैं और उसी में से एक हमारा देश इंडिया भी है जो कि 80 के दशक से ही छोटे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भी बनाता आ रहा है। और अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया के करीबन 99% पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बोइंग और एयरबस कंपनी ही बनाती है और इन दोनों ही कंपनीज ने एयरक्राफ्ट की दुनिया में 99% शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। दरअसल इसका मेन रीज़न है एवोल्यूशन मार्केट, जिसे कि आज के समय पर बोइंग और एयरबस ये दो कंपनीज चलाती है और इसी के चलते किसी तीसरी कंपनी को इस फील्ड में थोड़ा सा भी जगह नहीं मिलता और ये दोनों कंपनीज इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई तीसरी कंपनी इस फील्ड में अपने कदम ना रख सके। बट सवाल यह उठता है कि इन दोनों कंपनीज ने इतने बड़े हिस्से में अपना कब्जा कैसे किया। इसके लिए हमें बोइंग और एयरबस के इतिहास में झांकना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ बोइंग एंड एयरबस। तो यह बात है 1916 की, जब एक अमेरिका में रहने वाले विलियम एडवर्ड बोइंग, जिन्होंने एक एरो प्रोजेक्ट कंपनी की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने बोइंग रखा और इसके तुरंत बाद उन्होंने अमेरिकी नेवी ऑफिसर कॉन्ट्रोड के साथ मिलकर 2 सीट सी प्लेन को बनाया जो कि समुद्र की सतह से टेक ऑफ और लैंड करता था। और फिर 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान नेवी ऑफिसर्स के लिए फ्लाइंग बोट बनाना शुरू किया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कुछ मॉडलिंग एयरक्राफ्ट बनाए जिसके कारण अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनकी कंपनी में $100 बिलियन की फंडिंग की, जिसके कारण बोइंग और गवर्नमेंट के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हो गए थे। और उसी समय यूरोप के भी कुछ कंट्री अपने एवोल्यूशन मार्केट को डेवलप कर रहे थे और वॉर के लिए एयरक्राफ्ट बना रहे थे। पर उस समय बोइंग को अमेरिकन गवर्नमेंट का सपोर्ट था, जिसके कारण बोइंग को कम्पीट कर पाना किसी भी कंपनी के लिए नामुमकिन था और इसी के चलते यूरोपियन कंपनीज ने अपने गवर्नमेंट का सहयोग मांगा ताकि वे बोइंग के खिलाफ अपने एयरक्राफ्ट पेश कर सके। और सही मौका देखते हुए यूके, फ्रांस, जर्मनी के गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया और अपनी छोटी छोटी कंपनीज को मिलाकर एक बड़ी कंपनी की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने एयरबस रखा। और इन दोनों ही कंपनीज को शुरुआत से ही गवर्नमेंट का सपोर्ट, फंडिंग और भी कई तरह की हेल्प मिलना ही वह बड़ा रीज़न है जिसके कारण ये कंपनी आज इतनी बड़ी बन पाई है। और बोइंग आज यूएस का सेकंड बिगेस्ट लॉबिंग एजेंट है, जिसका मतलब है ये पैसे देकर अपने हिसाब से रूल, रेगुलेशन और पार्लियामेंट्री डिसीजंस को भी चेंज करने का पावर रखता है और इसी पावर के लिए यह हर साल $250 मिलियन का फंडिंग भी करता है। और इन दोनों कंपनीज के पास गवर्नमेंट का सपोर्ट तो है ही, लेकिन इन कंपनीज के पास एवोल्यूशन गाइडलाइंस और पेन की क्वालिटी को चेक करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस FAA और EASA का इनडायरेक्टली सपोर्ट है, जिसके कारण ये जब चाहे तब अपने फ़ायदे के लिए गाइडलाइंस के साथ फेरबदल भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे में कुछ बड़ी कंट्रीज़ जैसे इंडिया, रूस और चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी कंट्रीज EASA या FAA के ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करती है, जिसके कारण बोइंग और एयरबस का इस फील्ड में राज करना और भी आसान हो जाता है। पर अगर फिर भी कोई कंपनी बड़े एयरक्राफ्ट बनाती है तो बोइंग और एयरबस उसे मॉडलिंग और सेफ्टी टेस्ट में रिजेक्ट करवा देते हैं और अगर इन अथॉरिटीज़ से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो कोई भी कंट्री उस कंपनी के प्लेन्स खरीदने से मना कर देती है, जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। और कुछ ऐसा ही कैनेडियन कंपनी बॉम्बार्डियर के साथ भी हुआ था, जिसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि आने वाले समय में छोटे प्लेन्स की डिमांड बढ़ने वाली है, इसीलिए बॉम्बार्डियर ने छोटे प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। पर बोइंग और एयरबस
सिर्फ बड़े प्लेन्स ही बनाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि छोटे प्लेन से फ़ायदा कर पाना नामुमकिन है। पर जब उन्होंने मार्केट में बॉम्बार्डियर के प्लेन्स की डिमांड देखी तो उन्हें अपने मार्केट की हिस्सेदारी में खतरा नज़र आने लगा, और इसी कारण से बोइंग ने यूएस गवर्नमेंट में बॉम्बार्डियर के खिलाफ केस कर दिया, यह कहकर कि बॉम्बार्डियर मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए काफ़ी सस्ते दामों में अपने प्लेन्स बेच रहा है, और इसीलिए कम से कम इसके ऊपर 80% का इंपोर्ट टैक्स लगना ही चाहिए। और फिर बोइंग के प्रेशर में आकर यूएस गवर्नमेंट ने 80% की जगह पर 300% का टैक्स लगा दिया, जिसके कारण यह कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। और मौके के फ़ायदे को देखते हुए एयरबस ने बॉम्बार्डियर के 50.1% शेयर्स को खुद एक्वायर कर लिया, और इसी तरह एक चाइनीज कंपनी ने बोइंग और एयरबस को टक्कर देने के लिए एक प्लेन बनाया, पर उसे EASA या FAA के तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण उस कंपनी के 20 प्लेन्स सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट ने खरीदा और कंपनी बंद हो गई। और जब अथॉरिटीज़ ही बोइंग और एयरबस के कंट्रोल में है तो कोई तीसरी कंपनी मुकाबला कैसे कर सकती है। वाई इंडिया कांट एयरप्लेन। अब इंडिया प्लेन्स क्यों नहीं बनाता है? दरअसल इसका मेन रीज़न है, एक छोटा से छोटा प्लेन बनाने में करीबन 10 से 15 बिलियन डॉलर का खर्चा आता है, जिसके कारण बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के एयरप्लेन बना पाना नामुमकिन है। और हमारे देश की इकोनॉमी भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि किसी कंपनी में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, जिसके अप्रूवल मिलने के भी चांसेस बहुत कम है। और जिस दिन भारत खुद का एरोप्लेन बना लेगा उसी दिन बोइंग और एयरबस के निशाने पर आ जाएगा, और फिर EASA या FAA के तरफ से सर्टिफिकेट मिल पाना तो अभी के टाइम पर नामुमकिन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया या फिर किसी और देश के लिए एरोप्लेन बना पाना क्यों नामुमकिन है। इस छोटी सी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।